हाँ बेटा, शुरू किया जाए। चलो, आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, तो सैलरी के अंदर वो सारी इनकम आती है जब आप कहीं नौकरी करोगे। नौकरी पार्ट टाइम करोगे तो भी यहीं कवर होगा, फुल टाइम करोगे तो भी यहीं कवर होगा, दो दो जगह करोगे तो भी यहीं कवर होगा, चार चार जगह करोगे तो भी यहीं कवर होगा। बस जहाँ पे वो नौकरी होनी चाहिए। कहीं डेली वेजेस पे काम करोगे जहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, उसको हम लोग यहाँ काउंट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे सैलरी में तभी कोई इनकम आएगी जब आपको जहां से पैसे मिल रहे हो वो आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए। आप एम्प्लॉय हो, वो एम्प्लॉयर हो। जब तक ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा तब तक इस चैप्टर में कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले देखो, हमने ऐसी सर्विस कराया था, तो उसने कहा भैया हमारी सैलरी दे दो। ठीक है, तो हमने अपना ऐसी सर्विस कराई, 500 रुपये उसको दे दिए। लेकिन इससे क्या होगा, वो मेरा एम्प्लॉय थोड़ी ना हो गया। समझ लो, ये तो सर्विस कॉस्ट है जो आपने दी, वो एक जगह काम थोड़ी ना कर रहा है। 500 रुपये में किसी का महीने में कहाँ गुजर बसर होगा। और महीने भर में का 6 महीने भर में, साल भर में आदमी एक बार से इसी साफ कराता है, सर्विस कराता है। साल भर में 500 रुपये दे दोगे तो उसका घर बसर तो नहीं, 50 जगह 100 जगह काम करता होगा। और ऐसे करके थोड़े थोड़े पैसे करके तो कहीं नौकरी नहीं कर रहा परमानेंट वो। तो ये सारी इनकम उसकी टैक्सेबल होंगी, लेकिन सैलरी हेड में ना हो के अदर सोर्स। तो जब कहीं आप ऐसी जगह काम करते हो जहां से आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, कहीं से कमीशन बेस्ड कोई काम है या फिर टारगेट बेस्ड काम है, कितना टारगेट पूरा करो तो इतना पैसा मिल जाएगा, तो इसका मतलब कोई फिक्स आपकी सैलरी है ही नहीं। जैसा काम करोगे वैसा तनख्वाह मिले, मतलब पैसा मिलेगा। तनख्वाह तो छोड़ दो, तनख्वाह तो वहां बोलते हैं जहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता हो, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, लाख, 2 लाख, 4 लाख, कैसा भी अमाउंट हो सकता है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि कब इस चैप्टर में इनकम आएगी, कब नहीं आएगी। दूसरी बातें हैं, सैलरी में जो आपको सैलरी मिलती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जब आप जॉब करने जाओगे तो एक आपको सैलरी मिलेगी, बता दिया कि मान लो 12 लाख रुपए मिलेगा आपको सालाना, तो 1 लाख महीना महीना मोटा हुआ। तो 1 लाख के अंदर कई पार्ट रहते हैं। तो सबसे बिगेस्ट पार्ट रहता है उसमें बेसिक सैलरी का। यही नौकरी करोगे तो आपको बेसिक सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बेसिक सैलरी तो मिलना ही मिलनी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं। जैसे कि एक मिलता है क्या, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। तो जब आपकी नौकरी लगी थी तो उस समय महंगाई का दौर कुछ और था। जैसे आज आपकी जॉब लग जाए 50 हज़ार महीने में, ठीक है 50 हज़ार महीना, लेकिन अब सैलरी 4 साल तक बढ़े ही ना, तब दिक्कत का काम हो जाएगा कि महंगाई तो बढ़ गई लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो जब महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि आप महंगाई से लड़ाई लड़ पाओ, उसके लिए एम्प्लॉयर क्या देता है आपको, महंगाई भत्ता, डीए, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, या डियरनेस पे भी कहा जाता है। कब अलाउंस बोलेंगे कब डे बोलेंगे आगे समझाया जाएगा। ठीक है, दोनों का समझ के मीनिंग के नाम पे एक ही मीनिंग। फिर कोई और फीस। ठीक है, कोई और फीस तब मिलती है जब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो। अब मान लो कोई रियल एस्टेट कंपनी में आपकी जॉब लग गई, रियल एस्टेट कंपनी में क्या हो गया, आपकी नौकरी लग गई और आपको कुछ और एक्स्ट्रा काम आता है। एज अकाउंटेंट आपकी जॉब लगी, फिक्स सैलरी है, लेकिन आपको मान लीजिए स्केच बनाना आता है। ठीक है, मतलब लेआउट बना लेते हो प्रॉपर्टी के आप, ये भी काम आपने सीख रखा है। तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है भैया, जो आपके अकाउंटेंट की फिक्स सैलरी वो तो देंगे ही देंगे, और अगर कभी आप कोई लेआउट वाला बंदा मेरा नहीं आया तो आपसे लेआउट भी बनवा देंगे। लेआउट समझते हो ना, कभी कोई प्रॉपर्टी निर्माण कराना होता है उसका क्या करना है, नक्शा बनवाना। हाँ, ब्लू प्रिंट। ठीक है, ब्लू प्रिंट कह लो, लेआउट कह लो, नक्शा कह लो, सब एक ही बात। वो बनाना आपको आता था, तो जब उसका नक्शा बनाने वाला किसी दिन छुट्टी पे चला जाए या कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाए तो आपसे नक्शा बनवा देता था। कहता था इसका हम फीस आपको अलग से दे देंगे, 2 हज़ार पर नक्शा। तो वो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो भाई उस जिम्मेदारी से तो आप काम करने के लिए बाधित हो नहीं, मना भी कर सकते हो, भैया ये सर मेरा काम नहीं, आपने हमें अकाउंटेंट की जॉब के लिए रखा था तो वो कर रहे हैं। अकाउंटेंट वाला कोई काम हो तो आप दीजिए, हम मना तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे काम तो नहीं कर पाएंगे हम, तब तो पैसा आप दे नहीं रहे हो, मना भी कर सकते हो।
और दूसरा काम करवा रहे हो तो उसका कुछ अमाउंट दे दीजिए, तो हम करते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, पैसा चाहिए अपने को, देता है। इधर कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, बोनस। टारगेट बेस्ड रहते हैं कि भैया 10 लाख की सेल कर दो, उसके ऊपर बोनस देंगे। कमीशन भी होते हैं, एक होता है फिक्स कमीशन, एक होता है कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब आज की लाइफ में फिक्स कमीशन कोई नहीं देता। फिक्स कमीशन का मतलब वो कह दिया कि 1,000 महीना कमीशन देंगे, काम करते रहो, सेल करते रहो, 1,000 महीना कमीशन देंगे, तो उसमें एम्प्लॉय इतना मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेट किसमें होता है, जब टर्नओवर बेस्ड कमीशन होता है। हमने कहा जितनी सेल करोगे 2% कमीशन, तो आदमी ज्यादा सेल करेगा, हाँ कि ज्यादा उसको कमीशन मिले, है ना, तो इसमें एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेट होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही वाला कमीशन आजकल दिया जाता है। बाकी किताबों में भी पढ़ा होता तो पढ़ लेंगे। ऐसे आपको कोई एरियर ऑफ सैलरी मिल गई, कोई बकाया सैलरी मिल गई, है ना, या एडवांस सैलरी ले ली, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अमाउंट क्या होते हैं बेटा, फुल्ली टैक्सेबल। यानी अगर बेसिक सैलरी चाहे 1 रुपए मिले चाहे 1 करोड़, पूरा अमाउंट यहाँ आएगा। 1 रुपए की माफी नहीं होगी, पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज होगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें मिलती हैं, यही समझनी है मेन इसमें। एक होते हैं अलाउंसेस, एक होते हैं क्या, परक्यूजिट्स, और एक होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सब में एस एस लखा हुआ, इसका मतलब एक आइटम नहीं है, समूह है, ग्रुप है। तो अलाउंसेस किसको बोला जाता है ये समझो। अलाउंसेस और परक्यूजिट्स में बेसिक डिफरेंस है हल्का सा। अलाउंसेस में आपको किसी सुविधा के बदले में पैसा दिया जाता है फिक्स मंथली। जैसे आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जहां आपकी नौकरी लगी है, नोएडा में नौकरी लग गई, नोएडा में है नहीं तुम्हारे पास मकान, तो कंपनियां क्या देती, एचआरए देती, हाउस रेंट अलाउड, या आप हाउस रेंट पे ले लो और रह लो आराम से, फिर नौकरी कर लेना प्यार से। तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट देती है, किसी का 2,000 महीना, किसी का 3,000 महीना, चाहे किसी का 4,000 महीना, जैसी सैलरी रहती है उसके अकॉर्डिंग। बड़े एम्प्लॉयज रहेंगे तो उनको 25,000 महीना भी दे दें, समझ लो। छोटे एम्प्लॉय होंगे तो उनको कहा पता, ऐसे नॉर्मल सैलरी तुम्हारी 20,000 है, तो हाउस रेंट अलाउंस थोड़ी ना दे देगा 25,000 महीना। लेकिन 20,000 वाला एम्प्लॉय ऐसे ही रहता है भाई, 3,000 4,000 अलाउंसेस मिलेंगे। फिर उस अलाउंसेस के अंदर आप चाहे जितने का मकान खरीदो, मतलब लो किराए पे, उससे मतलब नहीं। जो बड़पट्टी पे रहते हो या फिर बड़ा सा फ्लैट ले लेते हो आप 50,000 महीने किराए का, उससे मतलब नहीं। कंपनी ने जो फिक्स अमाउंट बोल दिया 3,000 महीना देंगे तो 3,000 महीना देंगे, 4,000 पर मंथ बोल दिया तो 4,000 पर मंथ देगा। फिक्स अमाउंट मिलता है, चाहे खर्चा इससे कम करो और चाहे ज्यादा करो, इस बात से मतलब नहीं। अब कोई चाहे तो प्लेटफॉर्म पे सो जाए, पूरा पैसा बचा ले, कंपनी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं करती, पैसा दे देती कंपनी कि भैया हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है मकान के लेने के लिए, बाकी लेते हो नहीं लेते हो, कंपनी उन सब में पीछे नहीं मुड़ के देखती। तो इनको क्या बोलते हैं, अलाउंसेस। आने जाने के लिए कन्वेंस अलाउंस आपको दे सकती है। बहुत सारी कंपनी लंच अलाउंस देती हैं कि दिन में ऑफिस में काम करते हो तो लंच का देते हैं हम 50 रुपए पर लंच। जितने दिन ऑफिस आपका खुला रहेगा 50 रुपये पर डे का आपको लंच का मिलेगा, 60 रुपए, कोई 80 रुपए, कोई 100 रुपए, अलग अलग कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां मेडिकल अलाउंसेस देती हैं कि भाई काम कर रहे हो, आदमी है बीमार भी होगा, घर परिवार है बीमार भी होगा, तो मेडिकल अलाउंस के नाम पे दे रही 2,000 रुपये महीना, 3,000 महीना। तो ऐसे करके जो भी कुछ कंपनियां होती बड़े बड़े एम्प्लॉयज को सर्वेंट अलाउंस देती हैं कि घर में आप एक सर्वेंट रख लो, सर्वेंट से काम कराया करो, घर ही में काम करते करते थक जाओगे तो ऑफिस में कब काम करोगे, समझ लो। तो कहते एम्प्लॉय रखो। अब मान लो अकेले नोएडा में गए, लग गए, अब या तो क्या है कि साफ सफाई खाना बनाने वाली रखो कोई, या तो खुद ही बना क्या होगा, और खुद ही अगर सुबह झाड़ू पोछा और मेहनत करके खाना ना बना गए तो आधी एनर्जी तो उसी में चली जाएगी, तो बेमन बेमन जाके ऑफिस में काम करोगे। तो कंपनी चालाक होते हैं, कहते हैं 2,000 महीना हमसे लो, घर में काम वाली लगाओ, समझ लो। इससे क्या होगा कि तुम 10 बजे आओगे फुल एनर्जी के साथ में, एकदम हौक हौक के तुमसे काम कराया जाएगा यहाँ पे, एकदम जान निकाल के घर रात को वापस भेज देंगे, फिर जाना खाना वाना खाना जाके, फिर एकदम रेडी हो जाना, कल सुबह फिर आना काम करना, बात समझ। कंपनी जाती है क्योंकि कंपनियां भी चाहती हैं कि आपको परेशानी जितनी कम होगी उतना आप मन लगा के काम कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है कि मान लो मेरे घर में अभी कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो मैं पहले हेल्थ जाके देखूंगा उनकी कि पहले तुमको पढ़ाऊंगा। नेचुरल चीज है कि मान ली तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो बच्चा क्लास आज पढ़ने आएगा कि पहले वो देखेगा, मतलब किसी का एक्सीडेंट होगा कुछ भी हो जाए तो आदमी पहले हेल्थ देखेगा, कि अगर जान है तो जहान है, ये जान तो बच्चे पढ़ाई वढ़ाई तो हो जाएगी, भाई ये हम भी सोचेंगे।
कि मान लो कोई हेल्थ इशू है अपने को या घर परिवार में, तो पहले उसको मीट आउट आदमी करेगा, उसके बाद ही लगेगा। तो कंपनियां चाहती हैं कि आपको तकलीफें कम रहे, जितना आप तकलीफ फ्री रहोगे उतनी कम छुट्टी ऑफिस में मांगोगे और उतना मन लगा के काम करोगे। तो इसलिए सुविधाएं आपको देती है कि आपको रहने के लिए मकान दिलवा दे कि परिवार आपका वहां रह रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल के लिए आपको दे दिया, हॉस्पिटल लगवा देते हैं कि वहां जाओ, कार्ड दिखाना कंपनी का, फ्री में इलाज हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। आप समझ लो। तो इससे क्या होता है कि आप पूरा दिल लगा के ऑफिस में काम कर पाते हो और कंपनी के लिए आप बेहतर आउटपुट निकाल के दे पाते हो। इसलिए सब चीजें देती हैं कंपनियां, अदरवाइज क्यों दे फालतू में। कि अगर सैलरी दे रहे अपना करो जाके जो करना ना, इसलिए देती है लालच में। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अलाउंसेस, हिंदी में कहा जाता है भत्ता। अलाउंसेस जो होता है वो फिक्स अमाउंट होता है। ये नहीं होगा मेडिकल अलाउंस का इस महीने 2,000, अगले महीने 5,000, फिर 3,000, ऐसे नहीं, फ्लक्चुएट नहीं होगा। जो फिक्स कह दिया है कम से कम उस साल तो फिक्स ही रहेगा, चेंज होना होगा तो कभी बदल देंगे। अब मान लो हजारों महीना कर दिया तो लाइफ टाइम हजारों महीने में कहाँ काम चलेगा मेडिकल में। थोड़े दिन बाद बढ़ा देती है कि लो 1,500 महीना कर दिया, अब 2,000 कर दिया, अब 3,000 कर दिया, ऐसे कर। और परक्यूजिट्स होता है जहां पे आपको डायरेक्ट सुविधा दी जाती है, सुविधा का पैसा नहीं मिलेगा। कुछ कंपनियां कहती हैं कि देखो अगर हम सबको एचआरए देंगे, हाउस रेंट अलाउंस, तो आधे लोग तो पैसा लेके खा जाएंगे, मकान भी किराया नहीं लेना है। आधे लोग अपने चाचा के यहाँ रह रहे होंगे, फूफा के यहाँ रह रहे होंगे, मौसा के यहाँ रह रहे होंगे, और जबरदस्ती कंपनी से क्या कहेंगे कि चारे दो सब ले रहे होंगे। तो कंपनियां क्या करती हैं, ऐसी चालाक कंपनियां क्या करती हैं, एम्प्लॉयज के लिए कहीं पे फ्लैट ही बनवा देंगे 150, समझ लो, छोटे छोटे, और कह देंगे एक एक अलॉट कर देंगे कि कहीं जाके रहो। तो यहाँ पे आपको मकान का पैसा नहीं देने, किराए पर रहो, सीधा मकान ही दे दिया कि जाओ इसमें रहो, समझ लो। कन्वेंस का अलाउंस नहीं दे रहे, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी लगवा दी, कंपनी की बस आएगी चौराहे से तुमको उठा लेगी, शाम को ही पटक देगी, समझ लो। तो ऐसे में आप जबरदस्ती पैसा बचा नहीं पाओगे। जिसको अपनी कार से जाने का मन होगा जाए कार से, हमसे क्या दिक्कत है। जिसको बस से जाने का मन होगा बस लगवा दी है, बस आएगी चौराहे पे, वहां तक अपना आना साइकिल वाइकिल से पैदल, वहां बैठाएगी, फिर शाम को आके चौराहे पे छोड़ देगी, फिर टहलते घूमते घर निकल जाना। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, समझ लो। जैसे छोटे में होता था, हमारे घर में तो होता था, तुम्हारे घर में होता था कि नहीं होता था ये हमें नहीं पता है, ये अपना लाइव एग्जाम्पल है तो बता देते हैं। हम लोग के जो मम्मी पापा हैं तो वो हम लोग को छोटे में पैसे नहीं देते थे, ठीक है। जैसे कुछ काम हुआ, मम्मी 10 रुपए दे दो, ठीक क्या लेना है, हमने वो पेंसिल लेनी है और एक छोटी चॉकलेट लेनी है अपने लिए 5 रुपए वाली। यानी ये सब नहीं, हमें बता दो कौन सी पेंसिल, नटराज चाहिए ना नटराज लेते आएंगे, चॉकलेट कौन से खाओगे वो लेते आएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, समझ लो। तो ये क्या है, जब डायरेक्ट आपको पेंसिल मिल रही, चॉकलेट मिल रही, दैट इज परक्यूजिट्स। वही 10 रुपए अलाउंस देते कि लो बेटा, पर डे का 10 रुपया तुम्हारा फिक्स है, जैसे पेंसिल लो, चॉकलेट लो, नालिम फेंको, तुम अपना समझो, ये हो जाता है अलाउंस। तो छोटे बच्चों के इसलिए पैसे नहीं देते, हमने बड़े होकर पूछा नहीं, मम्मी पैसे नहीं देती तुम बचपन में, तो कहीं देखो बचपन में अगर पैसे दे तो बिगड़ ना जाए बच्चा कहीं, क्या पता ले लो 10 रुपए पेंसिल के लिए, वहां छोटी गोल्ड फ्लैग चल रही है, बात समझ लो, इसलिए नहीं देते, कमला पसंद चल रहा है। तुमने कहा अच्छा ये लॉजिक है, बताया करो पहले, क्या उतने छोटे में समझ ना पाते ना, इसलिए बड़े में बताए दे रहे हैं। हमने कहा अच्छा लो, लेकिन तुम भी ना देना अपने बच्चों को पैसा वैसे, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा अभी तुम ही हो, अपना देखो कैसे क्या करना है। तो कंपनियां भी ये देखती है, छोटे बच्चों में बिगड़ने खतरा रहता है ना, अब तो चलो बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो कि भाई ये अच्छी चीज है आपके लिए, ये बुरी चीज है, छोटे में नहीं होता। जब उम्र वही रहती ना 14-15 साल की, 16 साल की, तो फिर जो आदमी कहता सब सही नहीं लगता उस समय, अपने झोंके में रहता है आदमी उस समय, एज का फैक्टर होता है उस समय। उसी समय में क्या होता है, बच्चा कौ बन भी जाए, बिगड़ जाए तो खत्म भी हो जाए, मतलब खत्म का मतलब फिर लाइफ अपनी क्या कर लेता है, अलग ही ट्रैक पे लेके चला जाता है। तो उस समय माँ बाप को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो कभी कभी तुम लोग के साथ कड़ाई का व्यवहार करते होंगे कि नहीं नहीं जाना तो नहीं जाना, कहते होगे कि दोस्त के यहाँ जाना, कहता नहीं जाना, मम्मी पापा को मना कर देते हैं नहीं जाना, तो मानना पड़ता है तुमको, सेफ रखना चाहते हैं भैया आपको। कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट रहते हैं, जो रिटायरमेंट नाम ही है रिटायरमेंट बेनिफिट, जब रिटायर होगे तब मिलेंगे, तो ये हमेशा नहीं मिलता। जब आप रिटायर होते हो उस समय कुछ और सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है,
रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिलती है, रिटायरमेंट के समय जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हुआ होता वो पैसा आपको इकट्ठा मिलता है। रिटायरमेंट के समय अगर कोई छुट्टियां आपने नहीं ले रखी, मान लो 30-40 साल से नौकरी कर रहे हो आप, और हर साल कंपनी क्या करती है, एक फिक्स डेज की छुट्टियां देती है, मैंडेटरी होता है। कोई कंपनी साल भर में 30 दिन की छुट्टी, कोई कंपनी 40 दिन की, कोई कंपनी 50 दिन की, कोई कंपनी 75-75 दिन की छुट्टियां देती है साल भर में एक्स्ट्रा, संडे मंडे होली दीपावली छोड़ के। और उन छुट्टियों में आप अगर ऑफिस चले गए या छुट्टियों को कम लिया, मान लो आपकी कंपनी 45 दिन की छुट्टी देती है और आपने इस साल से 25 दिन की छुट्टी ली, तो आपकी 20 छुट्टियां बची है ना, या तो आप अगले साल ले लेना, या तो रिटायरमेंट के समय उनका पैसा ले लेना, तो मिल जाता है। तो बहुत लोग को पता है कि भाई उसका पैसा मिल ही जाएगा, तो कंपनी कहते हैं क्यों फालतू में छुट्टी लेना, जब पैसा मिलेगा जाएंगे अपना। समझ रहे हो? तो छुट्टी नहीं लेते हैं, उसके बदले में अलग से पैसा मिलेगा, 12 महीने तनख्वाह मिलेगी। तो तुमने कुछ छुट्टियां नहीं ली, 15-20-25 छुट्टी बचा ली, उसका जो पैसा बनता होगा वो अलग से मिलेगा। तो चाहे तुम हर साल का हर साल ले लो, तो चाहे रिटायरमेंट का समय इकट्ठा ले लेना। तो आदमी कहता है हर साल हर महीने तो नौकरी का पैसा मिल ही रहा है, सैलरी से उससे काम चल ही रहा है, रिटायरमेंट का समय इकट्ठा मिलेगा तो कहीं काम में आ जाएगा इकट्ठा, तो आदमी पेंडिंग रखता है, कहता है चलो छोड़ो, जब रिटायरमेंट होगा 20-25-30 साल बाद तब लमसम अमाउंट मिल जाएगा, 10-15 लाख मिल गया तो खेल हो जाएगा कि 10-5 लाख रुपए ग्रेच्युटी के मिल गए, 10-5 लाख रुपए लीव इनकैशमेंट मिल गया, फिर पेंशन भी मिलेगी, है ना, रिटायरमेंट के बाद। अब तो पेंशन वेंशन खत्म हो गया है, समझ रहे हो? अब केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन मिलती है, वो भी लिमिटेड, गवर्नमेंट ने भी धीमे धीमे करके बंद कर दी जा रही है। तो अभी तक इनका मीनिंग समझा रहे थे, जो समझ गए होंगे कि अलाउंसेस का क्या मतलब होता है और परक्यूजर्स का क्या मतलब होता है। परक्यूजर्स में डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, और अलाउंसेस में उन्हीं सुविधाओं के बदले में फिक्स अमाउंट मिलता है, सुविधाएं अपनी आप परचेज करो, पैसा देगी कंपनी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल नहीं होते। इसके बगल में हमने नहीं लिखा फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब क्या है कि अलाउंसेस में कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल भी होते हैं, कुछ अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट भी होते हैं। जो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेंगे उनको यहाँ नहीं लिखेंगे, जो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे उनका फुल अमाउंट लिख देंगे। और कुछ में होती भयंकर तफरी, पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल, थोड़ा एग्जेम्प्ट होगा और थोड़ा। तो पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल वाले होते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट वाले होते हैं, और कौन कौन से अलाउंसेस पार्टली एग्जेम्प्ट वाले होते हैं। और पार्टली एग्जेम्प्ट में पार्ट अलग अलग कैसे करेंगे, कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, कितना टैक्सेबल करेंगे। टैक्सेबल वाला पार्ट यहाँ निकाल के लिखते हैं, इनका भी, इनका भी और इनका भी। इन तीनों में यही नाटक है कि थोड़ा थोड़ा एग्जेम्प्ट होते हैं, थोड़े थोड़े टैक्सेबल होते हैं, सीखने पड़ेंगे। और मेजर समय इन्हीं में जाएगा हम लोग का सैलरी पढ़ने में। तो इनका टैक्सेबल वाला पार्ट निकाल के यहाँ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कर लेंगे, ग्रैंड टोटल कर लेंगे। और इस टोटल में जो आंसर निकल के आएगा इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस सैलरी। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? ग्रॉस सैलरी के बाद कुछ जैसे हाउस ऑपरेटिव पढ़ा था, तो वहां दो डिडक्शन मिल रहे थे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। डिडक्शन का सेक्शन क्या था, सेक्शन 24A 24B। तो वहां हाउस ऑपरेटिव में डिडक्शन आपको मिलता था सेक्शन 24 के अंतर्गत, यहाँ सैलरी मिलता है 16 के अंतर्गत। और यहाँ डिडक्शन होते हैं 3, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक है इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। ये डिडक्शन माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे वहां आता था इनकम फ्रॉम हाउस ऑपरेटिव, वैसे यहाँ क्या आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, या इसको टैक्सेबल सैलरी भी कह सकते हो, कितनी सैलरी पे टैक्स पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत लगे यहाँ तक तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। कोई भी किसी के डाउट है, कोई सवाल किसी के? चलो किसी के कोई सवाल नहीं, आगे चलते हैं। अब यहां से खेल शुरू होता है इसका बेटा, अलाउंसेस का। ठीक है, तो अलाउंसेस के बारे में जैसे हमने बताया था कि फिक्स पेमेंट मिलता है किसी सुविधा के बदले में। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलना, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए पैसा मिलना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने के लिए भत्ता मिलना, हाउस रेंट अलाउंस, मकान आपके पास स्वयं का नहीं है,
किराए का मकान लेके रहना चाह रहे हो तो कंपनी ने हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, ठीक है। और भी ऐसे ही होते हैं, डी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, टिफिन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्लानिंग अलाउंस, ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली हेल्पर, ट्रैवलिंग, बहुत सारे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये याद करना पड़ेगा कि कौन से अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, और कौन से अलाउंसेस पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल होते हैं। तो आओ बेटा इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। टैक्स में अब डेली का नियम बना लो। दो सवाल तुमको लगाने हैं, किसके, पहले चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के, और दो ही सवाल आपको लगाने हैं हाउस प्रॉपर्टी के। डेली 4 सवाल लगाने हैं, ठीक है। और डेली जो करंट में पढ़ाया जाएगा वो रिवाइज तो करना ही करना है। तो इन 4 सवाल में लगाने में वही मुश्किल से 40-45 मिनट लगेंगे। मैक्स टू मैक्स आराम आराम से करोगे तो 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटा डेली का रिवाइज करते रहोगे। जो 2 घंटे में पढ़ाया जाता है उसको 1 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हो आप। इससे ज़्यादा समय लगता है तो उसका मतलब आपका दिमाग ज़्यादा स्लो है थोड़ा, ठीक है। तो बेटा 4 होते हैं हमारे क्या, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। टैक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है। और इसमें देखो आज रिजल्ट आया तो एक बच्चे के 75 मार्क्स आए हैं टैक्स, आज 75 है, ठीक है। तो अच्छा स्कोर होता है, तो वो 75 नंबर कम थोड़ी ना होते, बहुत होते हैं। तो 75 स्कोर अभी का हुआ है, जो पिछले मतलब इसी बटन में जो बच्चे पास हुए, रिजल्ट लगाया था, देख सकते हो, स्क्रीन शॉट वगैरह शेयर कर दिए तुम लोग को। कितना अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, मस्त सा। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में आते हैं 4 अलाउंसेस। पहला अलाउंसेस है कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो और आप की जॉब इस समय चल रही बाहर, जॉब चलने का मतलब है कि हो तुम गवर्नमेंट की एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ने किसी काम से आपको विदेश में रखा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और उस दौरान जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। मान लो इस साल 2024-25 की बात करते हैं, 24-25 में होते हैं 12 महीने। इन 12 महीने में 5 महीने आपने वर्क किया है विदेश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही काम कर रहे हो, और 7 महीने आपने कहाँ किया है, या इंडिया में काम किया है। तो इस 5 महीने जब आप विदेश में थे, गवर्नमेंट के लिए काम करने गए थे विदेश में, उस दौरान जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे सारे, 1 रुपए का टैक्स नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो आप क्या हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो। जितने समय आप सर्विसेज इंडिया से बाहर रेंडर करते हो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखोगे। बाकी कम आते हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। आप यूएनओ के एम्प्लॉय हो, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, तो उनके अलाउंसेस को जो मतलब इनके एम्प्लॉयज को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। ऐसे अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आप जज बन जाओ तो उन लोग को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं, एग्जाम रहते हैं। ऐसे कुछ सार्क स्टेट हैं, वहां टीचर प्रोफेसर को जो सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब भी क्या रहते हैं, एग्जाम रहते हैं, ठीक है। यहाँ गलती से सैलरी लिख दिया है, यहाँ पे अलाउंस लिख दो, अलाउंसेस टू टीचर प्रोफेसर ऑफ सार्क स्टेट। जिनको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं ये सब भी एग्जाम रहते हैं। आपको मेनली अभी पहला वाला याद रखना है, पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सवालों में दिखता रहता है बार बार। दूसरे होते हैं बेटा पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, या पार्टली टैक्सेबल बोल सकते हो। पार्टली टैक्सेबल रहेगा, पार्टली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, थोड़ा पार्ट टैक्सेबल, थोड़ा पार्ट एग्जेम्प्ट। ये पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के अंदर दो कैटेगरी, ए के बी का 1 हो जाता है, एक बी का क्या हो जाता है 2। इसके 2 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया,
ठीक है, इधर देखो बेटा बोर्ड पे, इनमें से एक पार्ट ऐसा है जिसमें 6 अलाउंसेस आते हैं, इनमें एग्जाम रहता है अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या अर्थ हुआ, एग्जाम्पल मान लीजिए आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 6,000 रुपए का, कितने का मिला, और यानी यूनिफॉर्म आपने बनाई कितने की, 4500 रुपए की, तो जितना आपने एक्चुअली में एक्सपेंडिचर कर दिया है इतना एग्जाम रहेगा, रिमेनिंग पैसा 1500 टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, कितना मिला उसमें से एग्जाम रहेगा जितना तुम खर्च कर दोगे, तो जितना बचा लोगे या कहीं और खर्चा करोगे उतना टैक्सेबल कर दोगे। ठीक है, यूनिफॉर्म बनवाने के लिए पैसा मिला, यूनिफॉर्म बनवाने में खर्चा करो उतना एग्जाम रहेगा। यूनिफॉर्म बनवाने में जो खर्चा तुमने नहीं किया वो क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको एक अलाउंस मिला ट्रैवलिंग का, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर मिला, कहीं टूर पे जा रहे थे वहां ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, लेट से 10,000 रुपए, लेकिन आपने खर्चा किया कितना रुपए, 8,000 रुपए, तो 2,000 क्या कर देंगे, यानी जितना खर्च एग्जाम, जितना बचा लिया, सिंपल सा रूल बन गया, जितना खर्च हो जाएगा उतना एग्जाम रहेगा, और जितना बचा लोगे उतना क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ये किन अलाउंसेस में है, केवल ये 6 अलाउंसेस में, पार्टली वाले 2 कैटेगरी में, यहाँ वाले पे नहीं लगता है नियम, तो ये केवल इन 6 अलाउंसेस में है जिनके नाम आपको एकदम उंगलियों पे याद रखने हैं, डेली अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और ट्रैवलिंग। इनका एक्रोनिम्स बना दिया गया शॉर्टकट, जिसको बोला था डाकू एच टी, डाकू एच। ठीक है, तो जो डाकू एच टी वाले 6 अलाउंसेस हैं, इनमें नियम कानून है कि जितना खर्च उतना एग्जाम, और जितना बचा लोगे उतना टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम होंगे अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जितने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर दोगे उतने रहेंगे एग्जाम, और रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्स। सिंपल है बहुत। ठीक है, नाम याद रखने, तो क्या क्या नाम है, डेली, एकेडमिक, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, हेल्पर और ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टू। हाँ, एकेडमिक अलाउंस के 2 नाम और है, वो भी तुमको ही याद रखने, कोई और नहीं याद करने आएगा, चाहे इसको एकेडमिक अलाउंस बोलें, चाहे इसको रिसर्च अलाउंस बोलें, और चाहे क्या बोलें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, एक ही के 3 नाम। ठीक है, अब डेली अलाउंस जो होता है वो डेली मर्रा के खर्चों के लिए मिलता है, डेली मर्रा के खर्चों के लिए मिलता है क्या, डेली अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस मिलता है कि आप अगर पढ़ाई में और कुछ रिसर्च कर रहे हो, जैसे रिसर्च अलाउंस मिलता है, जो पीएचडी के वो रहते हैं, पीएचडी के स्कॉलर्स वगैरह रहते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है, रिसर्च अलाउंस मिलता है, कि आप आगे रिसर्च करोगे अपने सब्जेक्ट में और कुछ निकाल के आउटपुट निकालोगे तो उनको मिलता है रिसर्च अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस आने जाने के लिए, यूनिफॉर्म बनवाने के लिए, हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस हेल्पर रखने के लिए, कहाँ, घर पे, ऑफिस में तो वैसे ही मिलेगा प्यून। ठीक है, तो घर पे असिस्ट करने के लिए हेल्पर रखोगे। और ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर, कहीं पे टूर पे आओगे जाओगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस कंपनी दे सकती है। तो ये आपको नाम याद रखने किस लिए मिलते हैं वो भी हमने हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, याद रख पाओगे डाकू एसटी वाले 6 नाम क्या है, फिर से बताओ, डेली, एकेडमिक, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, हेल्पर और ट्रैवलिंग फॉर टूर, ऐसे उंगलियों पे याद रखने, तभी तो एग्जाम में सामने आएगा तो आप पकड़ लोगे कि भैया ये तो डाकू एसटी वाला है, इसमें तो ये रूल लगेगा। सब पे रूल नहीं लगता, केवल ये रूल कि जितना खर्च उतना एग्जाम, जितना बचा लिया उतना टैक्सेबल, ये नियम कानून केवल इन 6 अलाउंसेस का है, बाकी सबका नहीं है, बाकी सबके और दूसरे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। फिर भैया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम्ड हैं जो एक लिमिट बनाई गई है, उस लिमिट तक एग्जाम्ड रहेंगे, उसके ऊपर जो निकलेगा उसको टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, एक लिमिट बना दी गई है, बेटा लिमिट में रहोगे तो एग्जाम रखेंगे,
लिमिट के ऊपर जो निकल जाएगा वो ऊपर वाला क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। इसके अंदर है भैया 4-5 अलाउंसेस। पहला अलाउंस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, चिल्ड्रेन एजुकेशन। ये कहता है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होगा। पीएमपीसी का फुल फॉर्म क्या है, पर मंथ पर चाइल्ड। बगल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर मंथ पर चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड। तो पीएमपीसी का फुल फॉर्म है पर मंथ पर। तो एक चाइल्ड का एक महीने में 100 रुपया एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों की ही एग्जाम्पशन मिलेगी। मैक्सिमम टू कितना, एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपके हैं भैया 2 बच्चे, या एम्प्लॉय जो है उसके हैं 2 बच्चे, आप तो खुद अभी बच्चे हो, ठीक है। जो एम्प्लॉय उसके क्या है, 2 बच्चे हैं मान लीजिए, और इनमें एम्प्लॉयर जो है वो 150 रुपये महीना देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ और 150 महीना देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको कितना रिसीव्ड हो रहा है। तो बताओ बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एनुअल कितना टैक्सेबल होगा, एनुअली बताना है, सालाना। 2 बच्चों का 150 रुपए देता है आपका एम्प्लॉयर, और आपको बताना है कि एक साल में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल होगा। 1200 रुपए, बिल्कुल ठीक है। देखो सर, इस 150 रुपए मिले 100 तो एग्जाम हो जाए, कितना टैक्सेबल होगा, 50 रुपए। इसका भी 100 एग्जाम हो जाए, कितना टैक्सेबल होगा, 50। तो टैक्सेबल होगा 100 रुपया महीना। तो साल भर में कितने महीने होते हैं, तो इसका मतलब 1200 टैक्सेबल कर देंगे, एकदम सिंपल, ठीक है। यही मान लो कुछ ऐसा होता, 120 मिल रहे होते, तो भी इसके 100 एग्जाम रहते हैं, 20 टैक्सेबल, इसके 100 एग्जाम रहते हैं, 20 टैक्सेबल, यानी एक महीने में 40 टैक्सेबल हुआ। तो मैं साल भर में कितना टैक्सेबल होगा, 480 रुपए। अब कहानी में लाएंगे ट्विस्ट, तभी आएगा मजा, ठीक है। अब मान लो पहला बच्चा बड़ा है, उसके मिलते हैं 120 रुपया, और दूसरा बच्चा अभी छोटा है, 85 रुपीज मंथली। अब कितना टैक्सेबल होगा, कितना। वैसे अगर देखें तो दोनों बच्चों का कुल मिला कितना मिल रहा है, 205 रुपए महीने का देता है। पहले बच्चे का 120 रुपए, दूसरे बच्चे का 85। टैक्सेबल कितना होगा ये बताना है। 5 रुपए नहीं टैक्सेबल होंगे, 20 रुपए टैक्सेबल होंगे। इसके 20, इसके कुछ नहीं, टोटल 20 इंटू 12, 240। 100 रुपए तक एग्जाम्पशन है, अप टू 100 है। जैसे अगर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करो तो उसमें आता है एग्जाम्प्ट अप टू ₹50। लेकिन पता लगा मंगा ही रहे हो एक रोल तुम 35 रुपए का, ये थोड़ी ना होता 35 रुपए में 50 रुपए छूट दे दे, रोल के साथ 15 रुपए में तुमको घर भिजवाए। अप टू का मतलब होगा यहाँ तक मैक्सिमम माइनस कर पाएंगे। सामान्य तुम्हारा 35 रुपए का हुआ तो 35 छूट दे देगा, बहुत ज्यादा, समझ लो। इसका मतलब होता है अप टू। तो अगर मिलियन तुमको कम पैसा रहा है किसी बच्चे का तो पूरा माफ। हाँ, लेकिन अगर 100 रुपए से ऊपर आया तो लपेट लेंगे। तो हर बच्चे का 100 रुपया तक माफ रहता है, जितना मिला वो, या मैक्सिमम 100 रुपया। उसके ऊपर जब निकलेगा तभी टैक्सेबल होगा। तो इस बच्चे का ऊपर नहीं निकला, इसका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इस बच्चे का 20 रुपया ऊपर निकला तो 240 रुपए क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आई बात है। तो कोई इकट्ठा नहीं माइनस कर देगा, मतलब बढ़ा देगा पूरा हिसाब किताब। अब और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब है बेटा कितने बच्चे आपके, 3 बच्चे, और तीनों बच्चों का आपका एम्प्लॉयर कितना पैसा देता है, 120 रुपया, 120 रुपया, 120 रुपया महीना, पर मंथ की बातें चल रही है। टैक्सेबल आपको ईयरली निकालना है। अब बताओ कितना पैसा टैक्सेबल होगा, 1920 रुपए। एक बच्चे का 100 रुपए माफ करा लोगे,
इस बच्चे का 100 रुपए माफ करा लोगे, इस पे कोई माफी नहीं लगेगी, क्योंकि माफी जो है केवल 2 बच्चों पे लगती है। तो पहले बच्चे का 20 टैक्सेबल, दूसरे बच्चे का 20 टैक्सेबल, तीसरे बच्चे का पूरा टैक्सेबल। तो 20 प्लस 20 प्लस 120 टोटल 160 हो रहा है, इंटू कर देंगे 12, टैक्सेबल हो जाएगा 1920 रुपए। समझ में आ रही बातें? चलिए बहुत अच्छी बात है, एक और एग्जांपल देखो तो आएगा मजा। अब कितना टैक्सेबल होगा? 1500 रुपए बताया जा रहा है। 1500 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 1500 आ रहा है? गलत आ रहा है। कहीं इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ कि पहले 2 बच्चों के ही छूट लोगे। समझ रहे हो? तो छूट वहां से ली जाती जहां छूट में ज्यादा फायदा हो, तो हम छूट यहां थोड़ी लेंगे। देखो इधर एग्जाम कैसे कराएंगे, चालाक आदमी ऐसे कराता है, कहता है बेटा यहाँ का 100 रुपए एग्जाम, यहाँ से एग्जामेशन नहीं लेगा क्योंकि 95 मिलेगी। आदमी कहेगा यहाँ 100 एग्जाम करा। समझ रहे हो? बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी जुगाड़ लगानी जिससे ज्यादा एग्जामेशन मिले। तो ये अमाउंट होंगे टैक्सेबल। इसका 20 रुपए टैक्सेबल कर देंगे, इसका पूरा 95 टैक्सेबल, और इसका 5 रुपया टैक्सेबल। तो ऐसा करके हो रहा है 120 रुपए इंटू 12, तो 1440 रुपए ही टैक्सेबल होगा, ना कि 1500। ठीक है? तो कहीं नहीं लिखा होगा कि फर्स्ट 2 चाइल्ड आपको लेने, 2 चाइल्ड वो लो जिनसे ज्यादा एग्जेम्प्ट हो जाए, कम टैक्सेबल निकले। ठीक है? ऐसी जुगाड़ लगानी है आपको। समझ में आ गई बातें? तो इतना बहुत था इसके लिए समझने वाली बातें। अब आप समझदार हो गए इतना समझ के, यही रूल अप्लाई करेंगे जब हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में एकदम ऐसा ही खेल है, बस 100 की जगह पर अमाउंट कितना हो गया है? 300 रुपए। बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है? बाकी सब क्या है बेटा आपका? एकदम एज इट इज, एकदम सिंपल। इसके बाद आते हैं तीसरे अलाउंस में। इन दोनों में कोई डाउट हो किसी के, या कोई और सवाल दिमाग में आ रहा हो, पूछ सकते हैं कि ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे, वैसा हो जाए तो कैसे करेंगे। अपना कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप। और ये दोनों क्लियर हो गए तो अगले पॉइंट पे चलेंगे। है कि बेटा किसी का कोई डाउट नहीं है? आगे चलें फिर हम लोग। तीसरा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर दो बातें हैं छोटी छोटी। एक होते हैं भैया ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, और एक होते हैं बिना ट्रांसपोर्ट वाले एम्प्लॉय, यानी अदर एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय उनको कहा जाता है जो किसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। कि मान लो आप ट्रक ड्राइवर हो, डीसीएम ड्राइवर हो, ओला उबर की कार चलाते हो, जिसका मतलब आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले व्यवसाय में लगे हुए हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। तो अगर किसी को ट्रक ड्राइवर है उसको अलाउंस मिल रहा है, कंडक्टर अलाउंस मिल रहा है ना, तो इनको इस तरीके से एग्जाम्पशन निकाली जाएगी, और बाकी लोग की इस तरीके से निकाली जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है या नहीं, यानी जिस कंपनी से आपको मिल रहा है वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी, यहाँ पकड़ में आओगे, ऊपर वाले में नहीं हुआ तो नीचे वाले में पकड़ के आओगे। ठीक है? सवाल में देखना पड़ेगा। अब जो ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर वाले एम्प्लॉय होते हैं उनका एग्जाम कैसे निकालते हैं? 70% ऑफ द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अलाउंस। दूसरा क्या है? 10,000 रुपए महीने के हिसाब से, दोनों में से जो कम आ जाए। ठीक है? दोनों में से क्या हो जाए? जो कम आ जाए, इतना पैसा क्या रहेगा? एग्जाम। और रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा? देखो डायरेक्ट टैक्सेबल किसी का नहीं निकाला जाता है। टैक्सेबल निकालने का यही फॉर्मूला है, रिसीव माइनस एग्जाम्ड इज इक्वल टू टैक्सेबल। ठीक है? रिसीव्ड
माइनस एग्जाम इज इक्वल टू टैक्सेबल। तो टैक्सेबल डायरेक्ट नहीं निकलता, टैक्सेबल की जो राह है वो एग्जाम होते हुए जाती। पहले आपको एग्जाम कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर रिसीव में से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल निकल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। दो चार एग्जाम्पल देते हैं और उसमें आपको बताना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो मिस्टर रमेश हैं, जो मान लो ट्रक ड्राइवर, क्या है, ट्रक के ड्राइवर है, और तीन चार केस लिख रहे हैं यहाँ पे। इन केसेस में हम लोग को ये समझना है कि अगर ये केस होता तो इनका कितना अमाउंट टैक्सेबल होता। ठीक है, तो इनको मिला है क्या, टीए। पहला केस है कि टीए मिलता है इनको 60,000 रुपए सालाना। इस बार मैं सालाना लिख रहा हूँ, 60,000 रुपए सालाना। दूसरा केस है कि टीए मिल रहा है 1 लाख रुपए। तीसरा केस है कि टीए मिल रहा है इनको कितना, 1.5 लाख रुपए। और चौथा केस है कि टीए मिल रहा है 2 लाख रुपए। तो बताओ इनका कितना पैसा टैक्सेबल करेंगे अलग अलग केसेस में। पहले केस में बताओ, सेकंड केस में बताओ, थर्ड केस में बताओ और फोर्थ केस में बताओ। पहले का 18,000, ठीक है बेटा, इनका टैक्सेबल तो बिल्कुल सही आया है पहले वाले का। पहले वाले का टैक्सेबल अमाउंट 18,000 आया, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में 30,000, वो भी सही है। तीसरे में 45 आएगा, फिर वो भी ठीक है। हाँ, टैक्सेबल कितना होगा वो बताना है। इसका 60 नहीं आएगा, यहीं चूक गए आप। ठीक है, तो देखो बेटा, तरीका क्या है समझो। पहले आपने जितना टीए मिला था वो आपने लिख लिया, जितना टीए आपको मिल रहा था वो क्या कर लिया आपने, लिख लिया। इसको हमने वन का नाम दे दिया। एग्जाम निकालने के लिए दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले आप निकालोगे 70% ऑफ टीए, और दूसरा निकालोगे 10,000 पर मंथ के हिसाब से। और इन दोनों का जो छोटा वाला पैसा आएगा वो कहलाएगा क्या, एग्जाम, जिसको हम सेकंड का नाम दे देंगे। वो इन दोनों में से लोअर वाला पैसा होगा। तो इसका 70% निकाले तो 42,000, और 10,000 महीने के हिसाब से निकालोगे तो साल भर का 1,20,000 होगा। और इन दोनों का लोअर कितना आया, 42,000। और इससे इसको घटा दोगे, यानी ये कैसे निकल रहा है, 1 - 2 करके, और ऐसा करके 18,000 आ गया, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ये निकालते तो ये आता तुम्हारा 70,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। तो लोअर निकला 70,000 रुपए, तो रिमेनिंग 30,000 रुपए टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, ऐसे इसका निकालते तो 70% आता है 1,05,000, ये होता है 1,20,000, ये होता दोनों का छोटा वाला 1,05,000, और 1,50,000 में से 1,5 माइनस कर देते तो आ जाता 45,000। सेम गेम यहाँ चलाना है। इसका 70% निकालोगे 1,40 आएगा, 10,000 महीने के हिसाब से निकालोगे तो 1,20 आएगा। तो लोअर आएगा 1,20 और टैक्सेबल होगा 80,000। ठीक है, तो जब इस प्रोसीजर के साथ लगाओगे तो कभी आप गलत नहीं करोगे, शॉर्टकट करने का प्रयास करोगे तो केसी एग्जाम में वो आता है जिसमें आपको फंसा पाए। इसी में आधे बच्चे 50 निकाल कर बैठे होते, बस उन्हें गलत हो जाता। एग्जाम को आता है मसा इसी बात पे, तो कि आधे लोग तो गलत करें, सब लोग सही करेंगे तो सब लोग सीएमए नहीं बन जाएंगे। बात समझ लो, तो एग्जाम वो केस ही वो देता है जिसमें कुछ लोग तो गलत करें भाई, कुछ लोग तो उसके जाल में फंसे, तभी तो आएगा मजा उसको। तो इस तरीके से करेंगे तो आई थिंक समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम डील करेंगे। एग्जाम्पल बना के लिखना चाहना, फोटो भेज देंगे, घर पे आराम से टिप के जहां मन हो आराम से लिखते रहना। तो एक एग्जाम्पल बना के दिखा दे जिससे आप कनेक्ट कर पाओ हमारी बातों को। अब देखो बेटा, ये सब नहीं होगा कि इसका एक पर्सनल एक अलग से सवाल बनाएगा, ये तो बताना भूल ही गए अभी आपको। एक बार सवाल तो दिखा देते हैं
तभी आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। सवाल में क्या होगा, इधर देखो बेटा, बोर्ड पे नजरे बोर्ड पे रहें। एक सवाल देगा तुमको और उसी में 10-15 आइटम ठूस देगा कि ये बेसिक सैलरी, ये डीए है, ये बोनस है, ये इतना है, लिए पिए दिए दिए सब बता देगा। बेसिक सैलरी देगा, डीए देगा, 2-4-5 अलाउंसेस देगा, 2-3-4 परक्यूजर्स देगा और एक क्वेश्चन बना देगा। तो अगर मान लो 5 अलाउंसेस दिया तो 5 अलाउंसेस में अलग अलग नियम लगेंगे। एजुकेशन अलाउंस में अलग लगेगा, ट्रक ड्राइवर वाले पे अलग लगेगा, एचआरए में अलग लगेगा, कुछ 5 में एक आधा एग्जम्प्टेड वाला दे देगा, 1-2 फुल्ली टैक्सेबल वाले दे देगा। बात समझ रहे हो? तो सबके नियम कानून पता रहेंगे तब आदमी सवाल लगा पाएगा। तो जो ये सीख रहे हो उसी के लिए सीख रहे हैं कि सवाल के अंदर अगर ट्रक ड्राइवर अलाउंस आया तो उसको ऐसे डील करेंगे, सवाल के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आया तो ऐसे डील करेंगे। तो बाकी इनका खाली अगर अकेला सवाल बन गया तो 2 नंबर का एमसीक्यू बनेगा। फिर तो इसमें क्या ही कहेगा, बेटा एक मिस्टर रमेश है, ट्रक ड्राइवर है, इनको सालाना 2 लाख रुपए ट्रक अलाउंस मिलता है, ट्रक ड्राइवर अलाउंस बताओ कितना टैक्सेबल होगा। तो तुम ये निकाल दोगे छोटा सा, तो कितने नंबर तुमको दे दे, 2 नंबर देगा बस। समझ रहे हो? तो अगर इसका कोई किसी अलाउंस का एक पर्सनल सवाल बना तब तो बनेगा एमसीक्यू टाइप का। सारे याद रखने पड़ेंगे सैलरी निकालना है तो। सैलरी में मोटा मोटा अगर देखें हम लोग तो सारे अलाउंसेस, सारे परक्यूजर्स मिला के लगभग लगभग 60 आइटम हो रहे हैं। कितने? 60। ठीक है, जो सीखने टोटल 60, बाद में गिनवा देंगे आप कैसे 60 निकालना है। हाँ, उनमें से 8-10 सीख चुके हो इतनी देर में, ये भी तो समझो। जैसे ये 4 अलाउंसेस के बारे में सीख डाला, ये 6 अलाउंसेस के बारे में सीख डाला, तो 6 में कहो जोड़ा बन गया कि 6 का एक है नियम कानून है, ना कहीं 6 के अलग नियम कानून होते तो 6 बातें याद रखनी पड़ती। तो कहीं इतना ग्रुप भी है कि इन 4 पे ये नियम लगेगा, इन 20 पे ये नियम लगेगा, तो कहीं ना कहीं बच जाते हो। इसके बाद 2-3 और सीख लिया आपने धीमे धीमे करके। अब यही मान लो कोई अदर एम्प्लॉय है, तो सवाल मान लो यही है, सवाल क्या है? यही है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर नहीं है, ये क्या है? मान लो कहीं अकाउंटेंट है, तो उनके ऊपर ये नियम थोड़ी ना लगेगा, ये वाला ना, ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में नियम कानून क्या लगेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा 32 रुपए महीना। कितना एग्जाम रहेगा? 32 रुपए महीना। लेकिन एग्जाम तभी होगा जब वो डिसेबल पर्सन हो, अदरवाइज नहीं। तो अगर डिसेबल हुआ तभी एग्जाम होगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं होगा। मान लो मिलता है किसी को 3,000 रुपए महीना, लेट से वो डिसेबल है, तो कितना टैक्सेबल होगा? कुछ नहीं, 3200 तक तो माफ होता है ना। 3,000 महीना मिल रहा, यही मान लो 3500 मिलता तो कितना टैक्सेबल कर देते? 500 रुपए महीना। 3,000 रुपए हो जाता साल भर, नहीं 6,000 रुपए हो जाता साल भर। ठीक है, नहीं 500 गलती से लिख दिया, 300, तो 300 इंटू 12 यानी 3600 टैक्सेबल हो जाता। यही मान लो 4,000 मिलता तो 3200 माफ, 800 रुपए महीना टैक्सेबल कर देते यानी 9600 रुपये। लेकिन ये मान लो डिसेबल ना होते तो 1/54 माफ ना होती, पूरा पूरा टैक्सेबल करते। अगर 3,000 महीना मिलता तो ऐसे में 36,000 टैक्सेबल हो जाता। 35 रुपए महीना मिलता तो 35 इंटू 12 42,000 टैक्सेबल हो जाता। 4,000 महीना मिलता तो 48,000 टैक्सेबल हो जाता। अदर एम्प्लॉय को छूट तभी मिलेगी जब वो क्या हो? डिसेबल हो। नॉर्मल आदमी को छूट नहीं है ये वाली। इस वाले में नहीं देखना है कि डिसेबल है कि नहीं, डिसेबल की कहानी कहां लगेगी? सिर्फ यहां लगेगी। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला अलाउंस है बेटा हाउस रेंट अलाउंस। क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, इसमें जो एग्जाम निकलता है वो इन तीनों में से छोटा वाला निकलेगा। इसके लिए 3 अमाउंट निकालने पड़ेंगे और तीनों में से जो एकदम लोअर वाला अमाउंट निकलेगा उतना पैसा क्या कर दिया जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। पहला अमाउंट होता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। एक्चुअली में तुमको कितना सालाना एचआरए रिसीव्ड हुआ वो पकड़ लो। मान लो किसी को 4,000 महीना एचआरए मिलता है तो यहाँ लिख देंगे 48,000।
ठीक है। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक अमाउंट ये निकल जाएगा। और तीसरा होता है 40% या 50% किसका, सैलरी का। और इन तीनों में से जो लोअर वाला अमाउंट आएगा वो हो जाएगा एग्जाम्प्ट। और टैक्सेबल निकालना है तो क्या करना होगा, रिसीव माइनस एग्जाम, वही फॉर्मूला है। ठीक है, टैक्सेबल का एक ही फॉर्मूला है, रिसीव माइनस एग्जाम, पूरे इनकम टैक्स में ही चलेगा। यहां तक बात समझ गए। अब दो सवाल यहां पैदा हो रहे हैं। पहला कि सर 40 कब लेना है और 50 कब लेना है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में आपकी जॉब लगी है और वहां आप निवास कर रहे हो तो आपको लेना है 50 और अदरवाइज आपको लेना है 40। ठीक है, तो अगर आपकी नौकरी चल रही कहाँ, मेट्रो सिटी में, तो लेना है 50%, अदरवाइज लेना है 40%। लखनऊ मेट्रो सिटी नहीं है, ये ध्यान रखें। यानी कि मेट्रो जहां चले वहां मेट्रो सिटी कह दो। इनकम टैक्स जिसको मेट्रो सिटी कहेगा वही मेट्रो सिटी है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से केवल ये 4 सिटीज मेट्रो सिटीज हैं अब तक। जब तक लखनऊ को इस लिस्ट में शामिल ना करें इनकम टैक्स वाले, तब तक तुमको भी एचआरए निकालते समय शामिल नहीं करना है। वैसे बोल लो लखनऊ मेट्रो सिटी है, व्हाट्सएप पे लिखो, फेसबुक पे लिखो, चलेगा। लेकिन इनकम टैक्स का सवाल लगाओगे तो उसको मेट्रो सिटी नहीं मानोगे। ना कानपुर में मेट्रो चल रही, बहुत सारी जगह मेट्रो चल रही, मेट्रो सिटी नहीं कहते। ठीक है, मेट्रो सिटी एज पर इनकम टैक्स केवल यही 4। तो इन सिटीज में अगर जॉब लगी है और यहां पर रह रहे हो, यहां पे आपने मकान ले रखा है, तो फिर हम लेंगे 50% यहां पे, अदरवाइज कितना लेंगे, 40। ठीक है। दूसरी और सबसे गहरी बात, देखो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे अभी इस चैप्टर के अंदर। कहीं आएगा 10% सैलरी, कहीं आएगा 40% सैलरी, कहीं आएगा 50% सैलरी। ठीक है, और दिखा देते हैं आपको, लेट मी क्लियर यू। कहीं पे आएगा 5% सैलरी, कहीं पे 7.5% सैलरी, कहीं पे 10% सैलरी, कहीं पे 12% सैलरी। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी जगह ये आता है सैलरी वाला। यहाँ बोला है 12% सैलरी। तो जहां जहां किसी सैलरी का परसेंटेज इनकम टैक्स ने लिखा है, उस सैलरी में क्या क्या लोगे और क्या क्या नहीं लोगे वो सेक्शन ही बताएगा। जैसे इस प्रोविडेंट फंड का जब ये अमाउंट निकालेंगे तो इस सैलरी में ये सामान लेना है बस। ठीक है, ऐसा ही मान लो यहाँ का 5%, 7, 7.5, 10% निकालेंगे तो इस सैलरी में ये सब चीजें लेनी, बाकी नहीं लेना। ठीक है, वैसे ही जब एचआरए की सैलरी वाली निकालोगे, यानी कि सैलरी में तो ये सब आता है ना, ये सब सैलरी है। लेकिन जब एचआरए का ये वाला पैसा निकाल रहे होगे, ये 40% या 50% या 10%, तो इस सैलरी में आपको सिर्फ क्या लेने हैं, ये 3 सामान लेने। बेसिक सैलरी लेना है, डियरनेस पे लेना है, अलाउंस नहीं, डियरनेस पे लेना है। और तीसरा क्या लेना है, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, या फिर इन तीनों को जोड़ना है और उसका 10% निकाल के यहां लिखना है, उसका 40 से 50% निकाल के यहां लिखना है। इस 10% या 40-50% निकालने में इन 3 के अलावा कोई और सामान नहीं पकड़ने हैं, जबकि सवाल में दे रखे होंगे। आपको याद रखना है यही 3 लेने। तो इसको क्या बोलते हैं, सैलरी फॉर एचआरए। मतलब एचआरए कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी लेते हो वो सैलरी क्या है। यहां तक की बातें समझ में आई। अब एचआरए में होते हैं सवाल बढ़िया बढ़िया, तो आओ क्वेश्चन कराते हैं एचआरए के अलग से। कुछ टॉपिक के अलग से सवाल दे रखे हैं जो थोड़े कठिन टॉपिक हैं, और जो एकदम बच्चों वाले की 3200 मार्क बाकी टैक्सेबल, इनके अलग से सवाल नहीं बनाएगा, मेन सवालों के साथ में प्रकट होंगे। ठीक है, जैसे चटनी है तो अलग थोड़ी खाई जाती है, चटनी तो खाने के साथ खाई जाती है। तो वैसे खाना आएगा तो चटनी आएगी। तो कुछ चीजें अकेले भी खाई जाती, समोसा है अकेले के खा ले, तो पैटीज अकेले के खा ले, तो वैसे इनके अलावा जो अलाउंसेस हैं, जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं है, पार्टली एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो सारे क्या हो जाएंगे, तो ऑल अदर अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल हैं।
इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए गए। एक हो गया डीए, डियरनेस अलाउंस। मेडिकल के लिए मेडिकल अलाउंस मिलता है। ये समझते हो क्या होता है सीसीए? हाँ बेटा, एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि सर क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेट्रो सिटी है नॉन मेट्रो सिटी है। तो क्वेश्चन में लिखा होता है, जब एचआरए का सवाल होगा तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, एचआरए का सवाल होगा तो यूजुअली लिखा होता है कि वो कहाँ काम कर रहा है। और अगर कुछ सवाल में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो फिर नॉन मेट्रो रहेगा। ठीक है, यानी सवाल में हिंट हमको दे कि वो दिल्ली में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, कलकत्ता में काम कर रहा है, चेन्नई में। अगर ऐसी कोई हिंट नहीं मिल पा रही सवाल से तो फिर नॉन मेट्रो 40% वाला रूल लगाएंगे। वो कहीं हिंट मिल जा रही है कि दिल्ली में रह रहा, मुंबई में रह रहा, कलकत्ता में रह रहा, चेन्नई में रह रहा, तो 50% ले। ठीक है, तो अगर सवाल में इसकी हिंट देता है आपको, फिर भी अगर कोई हिंट नहीं मिल पा रही है तो आप नॉन मेट्रो में रहोगे। तो आप जैसे लखनऊ में रह रहे हो तो लखनऊ वाला रूल लगा, तो नॉन मेट्रो। तो एग्जाम में अगर नॉन मेट्रो, तो ये जानते हो, ये जानते हो, ये नहीं जानते? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब आपकी मान लीजिए अभी आपकी जॉब लग गई 25,000 रुपये महीने की, तो आप में लखनऊ में घर है और लखनऊ में कोई जॉब मिल जाए 25,000 की तो कर लोगे। 30,000 की मिल जाए, 35,000 की मिल जाए, कर लोगे। यही 35,000 हम ऑफर करें आपको नोएडा में तो नहीं जाओगे, क्योंकि वहां आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्चा होंगे, रहन सहन खाने पीने में। यहाँ अपना मकान किराया नहीं देना पड़ता, यहाँ घर वाले खाना बनाते हैं, जाके ठूस लेते हो। बात समझ लो, वहां आपको सब चीजें अलग करनी पड़ेंगी और उस 35,000 में फिर आपकी गुजर बसर होना टिपिकल हो जाए। तो होता क्या है कि अगर मान लो किसी सस्ती वाली सिटी में आपकी जॉब लगी और फिर किसी महंगी वाली सिटी में आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो आदमी जाने के लिए मना कर देगा। समझ लो, आपके लखनऊ में जॉब लगी, मान लो लखनऊ में मकान नहीं है, आप अगर तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देती हैं कि आपकी बेटा सिटी चेंज हो रही है, महंगी हुई जा रही, तो आपको 3,000 रुपये महीना अलग से देंगे, 4,000 महीना अलग से देंगे कि आदमी मोटिवेट हो जाए और जाने के लिए तैयार हो जाए। इसको बोलते हैं कि हम लोग सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन, तो प्रैक्टिस नहीं करने का अलाउंस आपको मिलता है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, तो मान लीजिए आप सीएमए बन गए तो आपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपनी जॉब भी कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं तो साइड बाय साइड अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। कर भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब जहां आप जॉब लगते हो और उसको ऐसा लगता है कि तुम उसका ही काम काटोगे, जैसे मान लो आपकी किसी सीएमए फर्म में ही नौकरी लगी और वो कह रहा है कि हम आपको 1 लाख महीना देंगे, तो आप क्यों नहीं काम करोगे, करोगे वहां। अब उस सीएमए फर्म का काम क्या है, लोगों के आईटीआर भरना, लोगों के जीएसटी करना, लोगों को ऑडिट करना, और वही काम तुम भी पर्सनल अपना कर रहे हो और बताओ वहीं के क्लाइंट काटे दे रहे हो। समझ रहे हो? तो हो गया ना, जिस खाली में खाया उसी में छेद करने वाली हालत हो गई। तो ऐसे में जब फर्म आपकी लगता है आपकी फर्म को कि आप ये गद्दारी करोगे, तो आपको इस गद्दारी करने से रोकती है एक बॉन्ड साइन करा के कि आपको अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, आप जॉब तो करोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप यहाँ नौकरी करोगे। उसके लिए आपको अलग सा अलाउंस देती है 5-10 हज़ार महीने का। जैसे क्योंकि आदमी क्या है भाई, प्रैक्टिस क्यों करते हैं,
थोड़ा और पैसा कमाए, वो पैसा भी तुम्हें दे दो, ना करें, समझ लो। तो कंपनी कहे ठीक है बेटा, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, 3 घंटे, कहे वो भी यही कंपनी में काम करो आके। शाम को 6 बजे छुट्टी होती थी, तुम जाते थे प्रैक्टिस करते थे, 9 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा करना, कल से 9 बजे जाना घर, देना 15,000 महीना और देंगे तुमको, और काम कराएगी और पैसा देगी, उसमें क्या है। लेकिन समय देते थे ना, प्रैक्टिस हवा में तो होती नहीं थी, समय देते थे, टाइम देते थे, वही टाइम तुम कंपनी में दो, वो पैसा तुमको देंगे। तो ऐसे मिलता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस। मेनली ये डॉक्टरों के लिए बनाया गया था, क्योंकि डॉक्टर लोग क्या करते हैं अस्पतालों में ही, भाई डॉक्टर तो कुछ और काम नहीं कर सकता ना, डॉक्टर पेशेंट ही देखेगा। किसी अस्पताल में नौकरी पा लें या सरकारी नौकरी पा लें, और फिर वहीं के क्लाइंट क्या करते हैं, धीमे आएगा क्लाइंट दिखाने आएगा, अपना मेडिसिन कार्ड पकड़ा लेंगे धीमे से, तो दिक्कत हो जाए घर पे आ जाना शाम को, तो दिक्कत हो जाए बंगले पे आ जाना। अब वहीं काम कर रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और अपने पर्सनल क्लाइंट, वहीं क्लाइंट भी थोड़े दे रहे हैं, अपने बना रहे हैं। तो जब कंपनी को ऐसा लगता है तो क्या करती है, वो बॉन्ड साइन करा लेगी कि आपको पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ठीक है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ऐसे जो लखनऊ के स्कूल कॉलेज वाले होते हैं वो भी करते हैं कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, लेकिन चोरी छुपके आदमी पढ़ाता है। तो कहते हैं कि हम अपने स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सीएमएस वाले कहते हैं कि अगर सीएमएस में तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम सीएमएस के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, किसी और को पढ़ाना है तो पढ़ाओ। मतलब कि उनको, उनका सीएमएस वालों को ये लगता है कि हो सकता है तुम ट्यूशन पढ़ाने में ज़्यादा जोड़ दो, तो कॉलेज में पढ़े ना करो सही से, बच्चे से कहो ट्यूशन पढ़ो आके, ट्यूशन पढ़ो आके। पहले होता तो नहीं सकता फ्री बहुत ज़्यादा, तो कॉलेज वाले समझदार हो गए, तो कहते नहीं नहीं, जो यहाँ स्कूल में काम करेगा उसको ट्यूशन पढ़ा अलाउ ही नहीं करते हैं, काम खत्म। ठीक। ऐसे न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं, न्यूज़ चैनल वाले अपने एंकरोज कहते हैं कि तुम अपना पर्सनल यूट्यूब नहीं बनाओगे, क्योंकि फेस तुम्हारा ही होता है, तुम ही आके चिल्लाओगे। अब किसी न्यूज़, मान लो आज तक वाला है, तो आज तक के मालिक को जानते हो तुम, नहीं जानते। आज तक में जो न्यूज़ एंकर आते हो उन 4-5 को पहचानते हो तुम, बात समझ लो। फेस तो उन्हीं का दिखाई पड़ेगा। ये लोग अपना अगर प्राइवेट चैनल बनाएंगे तो इनका चैनल ग्रो करेगा, मतलब यूट्यूब चैनल। आज तक वाले कहते हैं जो हमने आज तक का चैनल यूट्यूब वाला बना रखा वो कैसे ग्रो करेगा, मना कर देते, पहले दिन बॉन्ड साइन होगा कि आप अपना कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं बनाओगे। जब एंकर बहुत बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं भैया हम अपनी टर्म एंड कंडीशन पे काम करेंगे, बनाएंगे तो है ही है, तुम्हें नौकरी में रखना रखो, ना दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। आज तक नहीं तो IBN 7 सही, वो नहीं तो जी न्यूज सही, तो कहीं और काम करने लगते हैं। डिपेंड करता है सारी बातें, बॉन्ड साइन होगा तो रूल लगेगा, नहीं साइन होगा तो नहीं लगेगा। ऐसे होता भैया टिफिन अलाउंस, टिफिन के अलाउंस दे देंगे, एंटरटेनमेंट्स के लिए अलाउंस दे देंगे कि जाओ भैया हफ्ते में एक आध दिन छुट्टी रहती, मूवी भी देखो, जाके घूमो फिरो, जाके मूड फ्रेश करो, कल से आकर बढ़िया नौकरी करना आराम से। डेपुटेशन अलाउंस, कहीं आपको डिप्यूट किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं और, जैसे डेली आपको लखनऊ ऑफिस आना रहता है, लेकिन आपको 4 दिन के लिए बाराबंकी भेजा जा रहा है, तो उस दिन के लिए तो थोड़े अलग से अलाउंस देने पड़ेंगे ना उसको, वरना बाराबंकी में रहेगा, खाएगा पिएगा, जब तक देगा नहीं तब तक वो जाएगा ही नहीं, एम्प्लॉय कहेगा हम नहीं जा पाएंगे भैया। तो जब उसको लालच देता है कि नहीं नहीं बेटा 4 दिन के लिए तुम्हें बाराबंकी जाना है ऑफिस के काम से, वहां तुम्हें हर दिन 2,000 अलग से देंगे, तो आदमी चला जाता है, चलो 8,000 मिलेगा, 3-4 हज़ार खर्चा होगा, तब भी 4-5 हज़ार बच जाएगा एक्स्ट्रा, चला जाता है। इसको बोलते हैं डिप्यूटेशन अलाउंस, कहीं आपको डिप्यूट किया जा रहा हो किसी काम में तो मिलता है। ठीक है। जो सरकारी लोग होते हैं, इलेक्शन इलेक्शन होता है तो उन्हें सबकी ड्यूटी तो लगाते हैं, तो वैसे सरकार के दिन सबकी छुट्टी है, अब खुद दो के तुमने ड्यूटी लगा दी तो काहे ड्यूटी करने जाएंगे, पैसा दिया जाता है कि जो लोग इलेक्शन में अपनी ड्यूटी लगवाएंगे उनको एक दिन का 5,000 रुपये देंगे। अब आदमी लपक के अपनी ड्यूटी लगा लेता है, समझ लो। पर सर्वेंट अलाउंस कि आप अपने घर में सर्वेंट रख देते हो, प्लानिंग करो, प्लानिंग अलाउंस मिलेगा, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। अब अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ के बहुत सारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं, तो सोचते हैं नौकरी करेंगे तो इतनी चीजें मिलती हैं, तो ऐसा नहीं कि हर आदमी को ये सब कुछ मिलेगा, ये तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा।
इनकम टैक्स वाले होते हैं किसको क्या मिलता है, किसको देगा तो कोई बात, इनकम टैक्स वाले बिल्कुल सिंपल है। तो हम लोग को ये नहीं जानने की दिलचस्पी है कि किसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको ये अलाउंस दिया। तो इंटरेस्ट ये है कि अगर ये मिलता है, सवाल में आया, तो कितना टैक्सेबल करेंगे और कितना एग्जेम्प्ट करेंगे। प्लानिंग अलाउंस मिलता है प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। जो बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं उनसे कहते हैं भैया प्लान करो, सेल नहीं बढ़ रही है तो उसकी प्लानिंग करके लाओ, कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ कैसे सेल बढ़ाई जाएगी। वो प्लानिंग करते दिन भर बैठ के, तो उनको मिलता है क्या, प्लानिंग अलाउंस, ठीक है। एग्जाम में वैसे जो हमने बताए सब नहीं पूछा जाएगा कि प्लानिंग अलाउंस क्यों होता है, क्यों मिलता है, किसको दिया जाता, ये सब सवाल नहीं आते एग्जाम में। सवाल क्या आते हैं, एक सवाल होगा जिसमें अलाउंसेस दे रखे होंगे, आपको बताना होगा कितनी से एक्चुअल सैलरी होगी, कितनी नहीं होगी। तो अननेसेसरी इन सब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सबको बताने में क्या होते हैं, हल्का हल्का बता दिए, जितनी नॉलेज तुम्हारे लिए जरूरी थी उतनी दे दी गई, ठीक है बेटा। तो अब करने जा रहे हैं हम लोग एचआरए के सवाल, और एचआरए का सवाल कर लेंगे तो अलाउंसेस की क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, अलाउंसेस हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। इसके बाद हम लोग खेलेंगे कल से क्या, परक्यूजेट, परक्यूजेट जो बहुत सारे, ठीक है। अलाउंसेस का कम से कम नहीं तो मान के चलो कि 4 गुना है परक्यूजेट्स। अलाउंसेस तो बहुत हल्के थे, परक्यूजेट्स है भारी। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे 3-4 क्लास में अगली, तब जाके कहीं परक्यूजेट्स हमारा खत्म हो पाए। तो आओ अलाउंस उसके एचआरए के सवाल करवाते हैं 2-4, तो आएगा मजा। तो सबसे पहले करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो क्या पूछा गया है कि कितना एग्जेम्प्ट होगा एचआरए, वो बताना है। सवाल पढ़ो अगर लास्ट लाइन तो आपको पता चल जाएगा, कितना एचआरए एग्जेम्प्ट होगा वो बताना है हम लोग को। तो रेजिडेंट ऑफ रामपुर, देखो बताइए ना सवाल के कहाँ रह रहे हैं, रामपुर में। विमल गेट्स 1,44,000 एज अ सैलरी, 12,000 रुपए एज अ डियरनेस पे, और 6,000 रुपए एज अ डियरनेस अलाउंस, और 10,000 रुपए मिलता है मिलना फिक्स कमीशन। 30,000 रुपए का क्या मिला है, हाउस रेंट अलाउंस, और 36,000 रुपए रेंट इन्होंने पे किया है, ठीक है। तो जो एग्जेम्प्ट एचआरए होता है वो 3 में से लोअर होता है, तो लिखेंगे हम लोग एग्जेम्प्ट एचआरए विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग 3। इन 3 में से जो सबसे छोटा होगा वो पैसा क्या कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अरे चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, अच्छा अच्छा। हम्म, चलो ठीक है, आना ना। हाँ हाँ, चल रही गुड क्लासेस हैं। ओ एम एस एम दूसरे में है। क्या कॉर्पोरेट वाले में ऑडिट चल रहा है उसमें, और ओ एम एस एम में ओ एम चालू हुआ।
हम्म, चलो हम कराते हैं, ठीक है। तीन में से लोअर, पहला क्या था भैया, एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, एक्चुअली में कितना एच आर ए मिला, और वो है भैया कितना, 30,000 रुपये। दूसरा होता है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और तीसरा हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। और इसके लिए आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी सैलरी फॉर एच आर ए। क्या निकालनी पड़ेगी, सैलरी फॉर एच आर ए। तो इस सैलरी के अंदर एक तो बेसिक सैलरी आ जाएगी जो कि 1,44,000 रुपए है, प्लस डियरनेस पे आ जाएगा, और तीसरा लेते हैं फिक्स कमीशन, जो नहीं है इस सवाल में, नहीं, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर लेते हैं, वो नहीं है, जबकि सवाल में क्या दे दिया उसने, फिक्स कमीशन दे दिया, तो वो नहीं लेना है। और ये हो जाएगा इतना हमारा 1,56,000। तो रेंट पेड है हमारा 36,000 रुपए, और इसका अगर 10% निकाले तो 15,600 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,400। और तीसरा, इसी सैलरी का अगर 40% निकालें, कितना, तो इन तीनों में जो छुटकू वाला होगा वो हो जाएगा एग्जाम। तो सबसे छोटा क्या है, तो 20,400 एग्जाम हो जाएगा, यही आंसर आ गया। इसी सवाल में अगर टैक्सेबल पूछता तो कैसे टैक्सेबल निकालते, इस रिसीव्ड वाले में से ये एग्जाम घटा देते, और टैक्सेबल कितना आ जाता, 96 से। लेकिन नहीं पूछ रहा था तो जबरदस्ती क्यों बताना, ये तो समझाने के लिए बता दिया, अगर पूछता तो हम लोग ऐसे बता देते। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत लगे पूछ सकते हो, अदरवाइज नोट कर लो, फटाफट नोट भी करते जाओ। हाँ बेटा हो गया, हटा दें, चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में 11 ट्राई करो, 11, 11 ला ट्राई करना है खुद से एक बार, एक दो सवाल लगाओगे, कुछ गलतियां करोगे, कुछ रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सही हो जाएगा मामला।
हाँ बेटा, अब इस सवाल को करने से पहले कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान लेना पड़ेगा, तब आप चीजें समझ पाओगे और कर भी पाओगे। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले समझना है फिर नोट करना है, और नोट करने के लिए ये जगह छोड़ रखी है पहले पन्ने पे इसकी, जहाँ ये पन्ना है यहीं पे आपको नोट करना है, लेकिन पहले समझ लो फिर नोट करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं। तो जो ये डियरनेस होता है यानी महंगाई, एक डियरनेस अलाउंस होता है सिंपल और एक होता है स्पेशल। ठीक है, एक होगा जब आपसे सवाल बोलेगा कि जो डियरनेस, एक होता है ये सिंपल और एक होता है स्पेशल। ठीक है, तो सिंपल का मतलब होता है जब सवाल कहेगा कि डीए इज नॉट टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉट विद टर्म ऑफ रिटायरमेंट, और एक होता है डीए विद टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा ही डीए को हम लोग डियरनेस पे बोलते हैं। इट इज नोन एज डियरनेस पे, और इसको बोलते हैं इट इज नोन एज डियरनेस अलाउंस। तो एक ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाली चीजों को निकालने में जोड़ने में काम में आता है उसको बोलते हैं स्पेशल डीए, जिसका नाम बोलते हैं कि हम लोग डियरनेस अलाउ पे। और जो एक सिंपल डीए होता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट की चीजों को निकालने के काम में नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डियरनेस अलाउंस। तो जब कहीं ऐसी अंग्रेजी सवाल में मिलेगी तुमको तो समझ जाना कि वो डियरनेस अलाउंस कैसा है, डियरनेस पे है। अदरवाइज वो डियरनेस अलाउंस बन के रह जाएगा, फिर वो एचआरए के सैलरी में नहीं काउंट करेंगे। तो इसको बेटा नोट कर डालो, ये बहुत ही काम की चीज है। इससे पकड़ में आता है कि वो डीए डीपी है या डीए है सिंपल।
हाँ बेटा लिख लिया। चलो वापस आ जाओ, इस सवाल पे आ जाते हैं हम लोग जो कर रहे थे। तो सबसे पहले जब भी एचआरए का सवाल हो, वैसे इस सवाल में हमें क्या निकालनी है, ग्रॉस सैलरी निकालनी, तो भी निकल जाएगा, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। हाँ शिवम, नमस्ते नमस्ते, बताओ। हाँ बेटा, तो देखो यहाँ हमें ग्रॉस सैलरी बतानी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्रॉस सैलरी में वो सब कुछ आ जाएगा जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था। ठीक है। जैसे बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है, बेसिक सैलरी 14,000 महीने के हिसाब से निकाल लो, 14,000 इंटू 12, तो ये हो गया 1,68,000। फिर डीए, वैसे देखो क्या लिखा है, डीए इंटू पे फॉर सर्विस बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट, यही होता है। तो इसका मतलब ये डीए नहीं है, क्या है, टीपी है। ठीक है। डीए नहीं है, क्या है बेटा, डीपी। तो 4,000 महीने के हिसाब से अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 48,000। फिर अभी आपने पढ़ा था सीसीए भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, 800 रुपए के हिसाब से निकालोगे तो 9600 हो जाएगा। इसके बाद कमीशन ऑन टर्नओवर भी है, कमीशन ऑन टर्नओवर है कितने का, 24,000 का। तो इसके बाद एचआरए, एचआरए में क्या करते हैं, ऐसे देखो बेटा भाई, पहले एचआरए कितना रिसीव हुआ वो लिखते हैं, कितना रिसीव हुआ है, 4,000 महीने के हिसाब से देखो कितना हो जाएगा 40, और फिर इसमें से एग्जेम्प्ट वाला माइनस कर देंगे, टैक्सेबल वाला बाहर लिख देंगे। तो फुल फिल सवालों में ऐसे फॉर्मेट सेट होता है। ठीक है। और इसके बाद जितनी भी सैलरी में चीजें टैक्सेबल हो गई इन सबको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। अभी तक जो आप सवाल लगा रहे थे उसमें सिर्फ इतनी कैलकुलेशन कर रहे थे, ये वाली, अब क्या आपने पूरा सवाल लगाया। अब एचआरए में कितना एग्जेम्प्ट होगा वो आपको वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा। इस वर्किंग नोट को बनाने के लिए सबसे पहले निकाल डालो आप सैलरी फॉर एचआरए, एचआरए की सैलरी में क्या क्या आएगा। तो एचआरए की सैलरी में एक तो बेसिक सैलरी आ जाएगी, डियरनेस पे आ जाएगा, और कमीशन ऑन टर्नओवर आएगा, और कुछ नहीं आएगा। बताइए तुम लोग को ये सारी बातें कितना आ रहा है बेटा, 2,40,000, 1,68,000 प्लस 4,800, नहीं 48,000 है, और प्लस 24,000, तो ये हो गया 2,40,000। अब एग्जाम अमाउंट निकालने के लिए तीन बातें निकालनी पड़ती हैं। एक तो भैया एक्चुअल एचआरए जो कि 48,000 है, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पे करते हैं 6,000 रुपए महीना, तो 6,000 रुपए के हिसाब से देखो तो 72,000 हो गया, माइनस सैलरी का 10% तो 24,000 हो गया, माइनस करोगे तो 48,000 आ रहा है। और तीसरा 40% ऑफ सैलरी, अच्छा दिल्ली में रह रहे हो तो 50% पकड़ लेते हैं, तो 50% ऑफ 2,40, तो ये हो रहा है 1,20। तो इन तीनों में से सबसे छोटा वाला एग्जाम्प्ट होगा, और सबसे छोटा जो आ रहा है वो 48,000 रुपये आ रहा है। तो 48 मिला भी है, और 48 से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ। इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2,49,600 रुपीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। नोट कर डालो, जहां कोई दिक्कत लगे है पूछ सकते हो दोबारा।
डियरनेस अलाउंस होता तो यहां तो फुल्ली टैक्सेबल ही रहेगा, बस यहां ना जोड़ते। आप बड़ा नोट हो गया, हटा दें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे करते हैं हम लोग सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, और भी ट्राई करते हैं। 13 वाला लगाओ, 13 वाला कर पाओगे? 13 ट्राई करो फटाफट। 13 ट्राई करो। इस बार टैक्सेबल इशारे निकालना है, टैक्सेबल। तो पहले एग्जाम निकाल लो। एग्जाम निकालने की सबसे पहले एक्चुअल इशारे लोगे, जो कि 1,17,000 है।
एग्जाम निकालने के सबसे पहले क्या लोगे, एक्चुअल एचआरए, जो कि 1,17,000 है। दूसरा लोगे आप क्या, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे है 1,32,000, और अगर सैलरी निकालो तो बेसिक सैलरी आएगी, देखो डीए के बगल में कुछ भी अंग्रेजी में लिखा है समझ जाओ डीपी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कुछ भी अगर कहानी लिखा है पॉजिटिव, अगर नॉट लिखा होगा तो ना समझना, तो अंग्रेजी में लिखा है बस, नॉट भी तो लिखा है इसका मतलब नहीं शामिल करना है। बाकी उसके कई सारे नाम है विद द टर्म के, कभी लिख देगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सर्विस बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एक ही बात है उसकी। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका डीपी है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो सैलरी फॉर एचआरए आएगी 7,80,000 प्लस 78,000, 8,58,000, उसका 10% निकालेंगे तो 85,800 आ रहा है, 46,200। तो ये हो गया 46,200। और तीसरा कुछ बता नहीं रहा है कहाँ रह रहे हैं, तो 40% लेना पड़ेगा सैलरी का, जो 8,58,000 आई थी, तो 3,43,200। इन तीनों में से जो एकदम मिनिमम वाला अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा एग्जाम, लेकिन इस बार आपसे एग्जाम वाली राशि नहीं पूछी गई है, टैक्सेबल वाली पूछी गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिसीव वाले में से आप एग्जाम को कर दीजिए माइनस, आ जाएगा आपका टैक्सेबल वाला अमाउंट। रिसीव में से एग्जाम माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हाँ बेटा हो गया, नोट हटा दिया जाए। तो ये 13 वाला भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। और कुछ सवाल होमवर्क लिखो जो एचआरए वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में 3 सवाल हैं, अलग अलग आंसर निकलेंगे तीनों के। जब भी लिखा हो सवाल में फॉलोइंग केसेस, केसेस का मतलब होता है अलग अलग क्वेश्चन, तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको लगाना है होमवर्क में, अलग अलग निकालोगे निकल जाएगा। 18 वाला नहीं लगवाना है, हम बताएंगे क्लास में कैसे लगाया जाएगा। 19 वाला होमवर्क लिखो, 19 वाला होमवर्क लिखना है। तो 2-3 सवाल होमवर्क दिए गए हैं, कौन कौन से, तो बस उनको लगा के लाना है। बाकी कल मिलते हैं, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर लॉ का टेस्ट और क्लास चालू होती है आपकी। ठीक है, तो यहीं तक करा रहे हैं आज। कल से परक्यूजिट चालू करेंगे हम लोग। अलाउंसेस हो गया है यहाँ पे, क्या हमारा खत्म हो गया है।